दोस्तों नमस्कार। नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मई का महीना चल रहा है। सभी लोग, विशेषकर भारत के लोग, गर्मी से परेशान हैं और सभी लोग मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। आज है 17 मई और 17 मई की स्थिति में मानसून जो है अंडमान निकोबार में प्रवेश कर गया है, अंडमान निकोबार पहुंच गया है। तो दोस्तों आप लोग के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर मानसून क्या है और ये मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ से होती है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं और समझते हैं कि मानसून क्या है और मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है और मानसून से संबंधित वीडियो जो है कई भाग में आएंगे और आज के भाग में हम लोग सबसे पहले समझते हैं मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मानसून आगे कैसे बढ़ता है। फिर और बहुत सारे जो है मानसून से संबंधित वीडियोस बनेंगे। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें मानसून की उत्पत्ति से संबंधित बात हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मानसून मौसम शब्द से बना है। सब ये अरबी शब्द से आया है मौसम, वहाँ से बना मौसम, फिर मौसम के बाद जो है मानसून शब्द ये आया है। मानसून एक प्रकार का पवन है, हवा है, जो महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती है और चूंकि ये महासागर से आती है और ये जो है नमी लेकर आती है, जिसकी वजह से पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में बारिश कराती है। और हमारे जीवन में बारिश का बहुत महत्व है और भारत में विशेषकर जो खरीफ फसल है भारतीय मानसून पर निर्भर है। इसीलिए हमारे जीवन के लिए मानसून एक बहुत बड़ा वरदान है। तो आखिर मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके कारक कौन कौन से हैं और ये कहाँ से आती है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो मानसून की उत्पत्ति के कारक विशेषकर हम लोग यहाँ जो देखेंगे वो भारतीय मानसून को देखेंगे, क्योंकि मानसून जो है और भी जगहों में पहुँचती है, और भी जगहों पर आती है, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका के भागों में। लेकिन हम लोग इसको भारतीय मानसून के नज़रिए से देखेंगे और भारतीय मानसून में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, ये सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। तो आज हम मानसून की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारक में पहला है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन ये क्या होता है, हम इसके बारे में हमको बताएंगे। दूसरा जो है वो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण। तीसरा जो कारक है वो थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। चौथा जो है तिब्बत का पठार, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पांचवा है जेट स्ट्रीम, कि जेट स्ट्रीम मानसून को आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। और ये IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल, ये। और सातवां है अल्निनो और लानिना। ये जो है कुल मुख्य रूप से 7 कारक हैं। इन 7 कारक जो है आप जो देख रहे हैं, हम इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हम संक्षेप में बताएंगे सभी को कि आखिर ये क्या होता है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन या व्यापारिक पवन क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो है बीचों बीच वाला हिस्सा को 0 डिग्री माना गया है, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। और 90 डिग्री जो है ये आपका ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो 0 डिग्री वाला भाग होता है पृथ्वी का बीचों बीच वाला भाग, इसको जो है विषुवत रेखा कहा जाता है। और हम इस तरह से यहाँ से डिग्री वाइज बढ़ते जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो विषुवत रेखा पर जो होता है वो सूर्य साल भर लंबा चमकता है और सूर्य के साल भर लंबा चमकने की वजह से यहाँ जो है धरातलीय तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से हवाएं जो हैं ऊपर उठती हैं
और हवाओं के ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर हमेशा कम दबाव का क्षेत्र रहता है, लो प्रेशर एरिया रहता है। और यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं 10-11 किलोमीटर पर, उसके बाद ये हवाएं दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक जाती है उत्तरी ध्रुव की ओर और एक जाती है दक्षिणी ध्रुव की ओर। और ये हवाएं जो है 30 से 35 डिग्री पर बैठती हैं। और चूंकि यहाँ हवाएं बैठ रही हैं, इसलिए यहाँ पास हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव की ओर जो 30 डिग्री होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है। जब यहाँ हवाएं बैठती हैं तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक जाती है ध्रुव की ओर और एक जाती है भूमध्य रेखा की ओर। चूंकि ये दोनों चूंकि ये दोनों गोलार्धों में होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो 30 डिग्री पर जो हवाएं बैठती हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक जाते हैं ध्रुव की ओर और एक जाती है विषुवत रेखा की ओर। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं फेरल का नियम पालन करती हैं तो दाहिनी ओर मुड़ती हैं, तो जो विषुवत रेखा की ओर जो हवाएं आती हैं ये दाहिनी मुड़ती हैं और इसकी दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम होता है। उसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा बैठती है दो भागों में विभाजित होती है और जो विषुवत रेखा की ओर जाती है ये बाईं मुड़ती है। फेरल के नियम अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं दिशा में चलती हैं। तो ये हवाएं बाईं दिशा में से चलती हैं तो इसकी दिशा जो होती है दक्षिणी पूर्वी दिशा से इसका उत्तर पश्चिम दिशा होता है। तो इसी को व्यापारिक पवन कहा जाता है, क्योंकि ये हवा दक्षिण पूर्व दिशा से आती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं। इनको व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हवाएं पुराने ज़माने में जब पाल नौका चला करती थी तो ये हवाएं चूंकि धरातलीय हवाएं होती हैं तो इन हवाओं की सहायता से पाल नौकाओं के द्वारा एक देश से दूसरे देश व्यापार किया जाता था और पाल नौकाएं चलती थीं। और चूंकि ये जो पाल नौका हैं ये व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाती थी, इसीलिए इन पवनों को व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड कहा जाता है। तो जो हवा दक्षिण पूर्व दिशा से आती है दक्षिणी गोलार्ध में उसको दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो हवा उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो जो भारतीय मानसून होता है ये मानसून में, विशेषकर ग्रीष्मकालीन मानसून में, ये साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का योगदान होता है। तो ये था दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का योगदान। अगला है ITCZ, ये अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पृथ्वी। पृथ्वी का बीचों बीच वाला हिस्सा ये है भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा पर साल भर लगभग सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य की जो स्थिति होती है वो हमेशा एक जगह पे नहीं रहती। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री सूर्य की जो स्थिति होती है साल भर एक जगह नहीं रहती। इसकी जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वहाँ तक होती है। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होता है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो ये जो ITCZ होता है ये सूर्य की स्थिति जहाँ पर लंबवत होती है वहाँ पर ही इसका स्थिति बनता है। यानी कि ITCZ वाला जो जगह होता है वहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर से एक रिक्त स्थान बन जाता है और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। तो एक पट्टी बन जाता है, उसी को कहा जाता है कन्वर्जेंस जोन। यानी कि यहाँ हवाएं जो हैं अभिसरण करती हैं, और अभिसरण करने के बाद ये हवाएं ऊपर उठती हैं। अभिसरण का मतलब ये है कि इस बेल्ट में हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो यहाँ खाली जगह बन जाता है, और इस हवाओं को इस जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं आती हैं, और यहाँ पर जो हवाएं आती हैं वो ट्रेड विंड से आती हैं। ठीक है, तो ट्रेड विंड से आती हैं, और इस जगह में पहुंचने के बाद जहाँ पर ITCZ होता है वहाँ पर पहुंचने के बाद हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने की वजह से वहाँ पर जो है मौसम जो है जो बारिश वाला मौसम होता है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठेंगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगा। तो ITCZ वही इलाका होता है और ये सूर्य के साथ साथ चलता है।
तीसरा है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल के बारे में हम बताएंगे आपको जब हम आपको गूगल अर्थ का जो मैप है, भारतीय मैप, उसमें ले जाएंगे, तब हम थार मरुस्थल के बारे में और तिब्बत का पठार के बारे में किस तरह से योगदान है उसको हम बताएंगे, और साथ ही साथ जेट स्ट्रीम के बारे में बताएंगे। इसमें हम लोग समझते हैं अभी इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या स्थिति बनता है, और अल्निनो और लानिना इसमें क्या स्थिति बनता है, मानसून के लिए किस प्रकार से ये सहायक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल मतलब हिंद महासागर की द्विध्रुव स्थिति। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, और इसका पूर्वी वाला सिरा को पूर्वी हिंद महासागर कहा जाता है और पश्चिम वाला सिरा को पश्चिमी हिंद महासागर कहा जाता है। तो ये जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग का जो तापमान होता है, उस तापमान के आधार पर इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक, क्योंकि द्विध्रुव में धन और ऋण होता है, कहने का मतलब इसमें द्विध्रुव की स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको डाइपोल कहा गया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो होता है। तो ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कैसे होता है इसको देखिए। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में जो हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है, जिधर अफ्रीका है, वो भाग गर्म हो जाता है, और जो पूर्वी भाग है जिधर सुमात्रा और इंडोनेशिया वगैरह है, वो भाग ठंडा रहता है। तो उस समय जो है इसको पॉजिटिव आईओडी कहा जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव आईओडी होने की वजह से मानसून को किस प्रकार सहायक होता है, ये हमको आप भारतीय मैप में हम बताएंगे। जस्ट इसका उल्टा जो होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल या नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज में जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों, जो पश्चिमी भाग है वो ठंडा हो जाएगा और पूर्वी भाग जो है गर्म हो जाएगा। तो इस स्थितियों को इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। और ला नीना और अल्निनो ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप समझिए थोड़ा सा शॉर्टकट में कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, अल्निनो जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का जो है ये महाद्वीप है, इसके पास पेरू नामक एक देश है। इस पेरू पर इधर है प्रशांत महासागर। ये इस इलाके में समुद्र सतह का तापमान, यानी कि उसका एक नॉर्मल या सामान्य तापमान होता है, उस तापमान से अगर ऊपर हो जाए समुद्र सतह का तापमान तो अल्निनो की कंडीशन होती है। और जब यहाँ का भाग का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है तो ला नीना की स्थिति होती है। तो अल्निनो और ला नीना किस तरह से भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं इसके लिए हम डिटेल से आपको वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये अल्निनो और ला नीना होता है, और ला नीना की कंडीशन जो होती है वो मानसून को सहायक होती है, मानसून के लिए ये जो है मानसून को ताकत प्रदान करती है, और अल्निनो की कंडीशन में मानसून थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो चलिए अब हम आपको भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका मैप के आधार पर मानसून की उत्पत्ति को बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये है भारतीय प्रायद्वीप और ये है हिंद महासागर। श्रीलंका के नीचे से यानी कि इस जगह से भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और भारत के मध्य हिस्से से इस हिस्से से गुजरती है कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। तो हम लोग यहाँ कर्क रेखा की बात करेंगे। अभी मई का महीना चल रहा है और सूर्य की स्थिति जो है अभी ये आसपास है, यानी कि कर्क रेखा से थोड़ा सा 10 डिग्री या 5 डिग्री नीचे ये आसपास स्थिति है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो सूर्य अभी लगभग भारतीय जो प्रायद्वीप है इस पर लंबवत चमक रहा है, जिसकी वजह से पूरे भारत पर जोरदार गर्मी पड़ रही है, और यहाँ का जो धरातल है वो जो है गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पर थार का मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है ये पूरा मरुस्थलीय इलाका है। और मरुस्थल जो है सूर्य से जो गर्मी होता है, सूर्य का जो ताप होता है, ये मरुस्थल होने की वजह से बहुत जल्द गर्म हो जाता है। और राजस्थान में टेम्परेचर जो है अभी हाई बना हुआ है 48-49 डिग्री सेल्सियस।
तो उसकी वजह से ये भाग काफ़ी गर्म हो जाता है और यहाँ से गर्म हो जाने की वजह से यहाँ हवाएं कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठती हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यह है पूरा तिब्बत का पठार। ठीक है, भारत के जो उत्तर भाग में है तिब्बत का पठार है। हालांकि ये पृथ्वी तल से बहुत ऊंचाई वाले जगह पे है और तिब्बत एक ठंडा जगह है, मगर तिब्बत का पठार जो है भले ही जो है बहुत ऊंचा है, बहुत ठंडा जगह है, लेकिन यहाँ पर जब बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ 10 से 15 डिग्री सेल्सियस भी तिब्बत का पठार का गर्म होना एक बहुत बड़ा जो है मौसमी सिस्टम को जो है ताकत प्रदान करती है। तो तिब्बत का पठार जो है जब गर्म हो जाता है, कहने का मतलब गर्म होने का मतलब इसका से यह मत निकालिए कि इसका टेम्परेचर है 40 से 45 डिग्री हो जाए। ये 8, 10 से लेकर 15 डिग्री भी इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। चूंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो ये थोड़ा सा भी जब गर्म हो जाता है तो पृथ्वी का जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उसको ही प्रभावित करने लगता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की सीमा पर ये जो है तिब्बत का पठार स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 5 से लेकर 6, 7, 8 किलोमीटर तक बने इसकी ऊंचाई हम मान सकते हैं। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 6 से 7 किलोमीटर है। उस कंडीशन पे जब उतने ऊंचे भाग का टेम्परेचर जब जहाँ पास -डिग्री सेल्सियस होता है तो जब वो गर्मी की वजह से, चूंकि एक स्थलीय भाग है तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा गर्म होगा, तो ये 8 से 10 डिग्री भी गर्म होना एक बहुत बड़ा मतलब इसके लिए वो कारण बनता है। तो जब ये गर्म होता है तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद ये हवाएं जो है पृथ्वी के घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होने की वजह से ये हवाएं जो है इस दिशा में माने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसको चूंकि ये हवाएं ऊपर ऊपर चलती हैं और ये मेडागास्कर के पास ये बैठती हैं। ठीक है, तो इसको पूर्वी जेट कहा जाता है, चूंकि ये तिब्बत का पठार से उत्पन्न होती हैं और कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से उत्पन्न माने ऊपर उठती हैं और ये ऊपरी वायुमंडल पर जाती हैं और ये कहाँ पास बैठती हैं, ये आसपास बैठती हैं, जहाँ पास जो है आपका मेडागास्कर यहाँ पास है, ये यहाँ पास बैठती हैं। और यहाँ पास बैठने की वजह से यहाँ पास एक हाई प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाता है, क्योंकि हवाएं बैठती हैं और हाई प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाने की वजह से यहाँ से हिंद महासागर से जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मानसून हवाएं कैसे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि सूर्य की स्थिति जब भारत के ऊपर लंबवत चमकती है तो ITC-Z का विस्तार भी भारत के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं जो हैं ITC-Z के पास पहुंचना चाहती हैं। तो देखिए जो हवाएं 0 डिग्री से ऊपर बैठती हैं वो 30-35 डिग्री पर नीचे जो है बैठती हैं, जो 0 डिग्री से ऊपर उठती हैं। तो ये 23.5 डिग्री है, हवाएं ये आसपास बैठती हैं और बैठने के बाद जो भूमध्य रेखा की ओर जो हवा जाती है, इसको कहा जाता है, जैसे हम बताएं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हिंद महासागर में चला करती हैं। ठीक है, और ये पूरा विशाल महासागर है और महासागर में जब हवाएं चलेंगी, चूंकि स्थलीय पवन है, तो ये काफ़ी मात्रा में नमी और वाष्प और बादल लेकर चलती हैं। अब ये हवाएं जो है जब भूमध्य रेखा के पास पहुंचती हैं तो चूंकि ITC-Z भारत के ऊपर बन गया है तो ये हवाएं भूमध्य रेखा से उठना शुरू नहीं कर पाती, क्योंकि ITC-Z पर ही हवाएं पूरी तरह से ऊपर उठती हैं। भले ही ये भूमध्य रेखा है लेकिन ITC-Z का विस्तार भारत के ऊपर है, चूंकि सूर्य की स्थिति जो है वो भारत के ऊपर है, तो इसलिए ये हवाएं जो हैं ये भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर उठने में कोई मदद नहीं करता, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये पूरा जो भाग है महासागरीय भाग है और महासागर का जो धरातलीय तापमान है वो थोड़ा सा कम होता है बजाय स्थल भाग के। ठीक है, क्योंकि पानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, फलस्वरूप इसको ऊपर उठने में किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता। हालांकि चूंकि भूमध्य रेखा होने की वजह से थोड़ा सा ये हवाएं ऊपर उठती हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं उठती कि ये ऊपर उठ के फिर ये कन्वेक्शन करंट के माध्यम से फिर ये ऊपर उठ के ये फिर जाए। तो जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो फेरल के नियमन के अनुसार ये हवाएं दाहिनी मुड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं बाएं चलती थीं, लेकिन जब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश की ये दाहिने मुड़ जाती हैं। और जैसे ही दाहिने मुड़ जाती हैं तो इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे ही भूमध्य रेखा पार करती है तो उसके बाद दो जो है हमारे यहाँ सागर हैं, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो इधर जो अरब सागर वाली शाखा है
है ना। ये इधर जो हवाएं चलती हैं उसको अरब सागर वाली शाखा कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं चलती हैं उसको बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहते हैं। तो फिर ये हवाएं फिर केरल के तट के पास सबसे पहले पहुंचती हैं, जिसका सामान्य डेट 1 जून है। फिर ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, और मानसून का आगे किस तरह से बढ़ना होता है हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो ये जो हवाएं हैं ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ही हैं। मानसूनी जो हवाएं हैं कोई अलग से हवाएं नहीं हैं, ये एक प्रकार का दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं। लेकिन इसको चूंकि ये हवाएं बारिश लाती हैं इसलिए इसको मानसून कहा जाता है। फिर यह हवाएं आगे बढ़ती हैं जहाँ पर ITCZ बनता है, और ITCZ 21 जून के बाद भारत के उत्तरी इलाकों में पहुँच जाता है, हिमालय की तलहटी के आसपास उत्तरी भारत में। तो ये मानसूनी हवाएं पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं, पूरे इंडिया में छा जाती हैं, पूरे भारत में, और ज़ोरदार बारिश करती हैं। लेकिन सभी जगह बराबर मात्रा में बारिश नहीं करती। हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि मानसून भारत में किस तरह से आगे बढ़ता है और कहाँ कहाँ बारिश करते हुए चलता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। आज का वीडियो केवल मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये एक प्रकार का जो है आपका उत्पत्ति का मूल जो कारण है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा है। दूसरा ITCZ है। देखिए दोस्तों, मानसून आगे तभी बढ़ता है जब ITCZ का खिसकना होता है, और ITCZ तभी खिसकेगा जब भारत का जो भूभाग है वो काफ़ी मात्रा में गर्म होगा, तभी जो है ये ITCZ खिसकेगा। तीसरा जो कारण था थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ से कनेक्शनल करंट ऊपर हवाएं ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पास एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, और हवाएं मानसूनी का हवाएं वहाँ पास तिब्बत का पठार का गर्म होना, इसको आप लोग जो है मैं जैसे कि बताया आप लोग को पहले कि यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, फिर ये मेडागास्कर के पास बैठती हैं, फिर यहाँ हाई प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। आगे जो सबसे बड़ा कारक है मानसून को जो आगे बढ़ने से लेकर मानसून का सक्रियता, वो है इंडियन ओशन डाइपोल। ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह है हिंद महासागर। देखिए, आइए अब हम समझते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। यह हिंद महासागर है। हिंद महासागर का पूर्वी सिरा यह है ईस्ट सिरा, और ये वेस्ट सिरा। यहाँ का भाग का टेम्परेचर कम होगा और यहाँ भाग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास एक लो प्रेशर बिल्ड होगा, यहाँ पास हाई प्रेशर बिल्ड होगा। फलस्वरूप इस कंडीशन पे पॉजिटिव आईओडी होगा। पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में हवाएं जो है ऐसा चला करेंगी, क्योंकि यहाँ का भाग जो है गर्म होने की वजह से यहाँ कम प्रेशर का एरिया बनता है। तो यहाँ से हवाएं जब इस तरह से आगे बढ़ेंगी तो फिर ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये फिर इस तरह से जो है भारतीय भूभाग की ओर बढ़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पास वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। चूँकि ये भाग जब गर्म होगा तो यहाँ पास वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, बादल ज़्यादा बनेंगे, और जब ये यहाँ से व्यापारिक पवनें जब चला करेंगी, फिर यहाँ से जो हाई प्रेशर बिल्ड बनेगा यहाँ से मेडागास्कर के पास, तो ये हवा को इस तरह से ढकेलेगा, और ढकेले की वजह से यहाँ से चूँकि गर्म इलाका होगा, समुद्री सतह का तापमान जो है अपने सामान्य तापमान से ज़्यादा होगा, तो बादल भी ज़्यादा बनेंगे। फलस्वरूप जो है यहाँ से हवाएं जो हैं बादल को लेकर चलेंगी और भारतीय जो है प्रायद्वीप पर अच्छी बारिश करेंगी। अब नेगेटिव आईओडी में क्या होता है? नेगेटिव आईओडी में यहाँ जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ पास ज़्यादा गर्म होगा, वार्म होगा। यहाँ पास क्या होगा? वार्म इलाका होगा, ठीक है, और ये कोल्ड होगा, ठंडा होगा। तो उस कंडीशन पे हवाएं जो है ऐसा चला करेंगी विपरीत। जब इस तरह से विपरीत हवाएं चलेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं आएंगी तो ये एक दूसरे से आमना सामना होंगे। फलस्वरूप ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है जो जा रही है भारतीय महाद्वीप की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, तो ये हवाएं जो है कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाने की वजह से ये क्या है, इधर पहुंच नहीं पाती, और जब इधर पहुंच ही नहीं पाएगी हवा तो जाहिर सी बात है भारतीय प्रायद्वीप पर जो है मानसून कमज़ोर हो जाएगा और फिर सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आईओडी होता है। तो इंडियन ओशन डाइपोल का भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर जो है बहुत बड़ा ये कारक होता है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें तो अभी की स्थिति में, मई की स्थिति में अभी पॉजिटिव आईओडी है,
ला नीना की कंडीशन है, जिसकी वजह से मानसून बहुत जल्द जो है इस बार दस्तक देगा। अंडमान निकोबार में 15 मई को ही मानसून दस्तक दे चुका है और लगभग 25-26 मई के आसपास, जो कि केरल में 1 जून को मानसून पहुंचता है, तो 25-26 आसपास ही केरल में मानसून इस बार पहुंचेगा। इस तरह से जब केरल में 5-6 दिन पहले मानसून पहुंचेगा तो भारत के अन्य हिस्से में भी जल्द से जल्द मानसून पहुंचने का उम्मीद है। तो इस बार जो है सब जो साइन है मानसून का आगे बढ़ने का एकदम अनुकूल स्थिति है। तो ये था दोस्तों मानसून की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो। इसमें आपने समझा कि किस तरह से मानसून की उत्पत्ति होती है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये भारतीय भूभाग पर मानसून किस प्रकार आगे बढ़ता है।